कुछ कहानियाँ दिल को छूती हैं और कुछ कहानियाँ दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। कुछ किरदार आपको कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन कुछ किरदार आपको उम्र भर के लिए बदल देते हैं। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का अमर उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये एक अनकहे प्रेम की पीड़ा है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया की नज़रों में कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता भी है और संभलता भी है। यह उपन्यास हमें बताता है कि प्रेम केवल इजहार नहीं, समझ, समर्पण और त्याग भी होता है। गुनाहों के बीच पलता एक देवता, जिसकी आत्मा भले ही घायल हो, लेकिन उसका प्यार पवित्र है। चलिए, आज हम इस कालजयी रचना की परतें खोलते हैं, धर्मवीर भारती की लेखनी से निकले उन जज्बातों को महसूस करते हैं जो आज भी उतने ही सजीव हैं जितनी पहली बार पढ़े जाने पर हुआ करते थे। अगर पुराने जमाने में नगर देवताओं की और ग्राम देवताओं की कल्पनाएं आज भी मान्य होती, तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार रहा होगा। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम ही नहीं है। कहीं कोई कसाव ही नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों के मुकाबला करने वाले सिविल लाइन्स और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरे अंगारे, शाम रेशमी हुआ करती हैं। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिल जाए और मल्लावा की तरह हरे भरे खेत भी मिले। ऊसर और परती की कोई कमी नहीं है। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार, कार्तिक और उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टेशियम और पेंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत, आम के बौरों से की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसुरबाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती रहती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते, तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेंगी। खास तौर पर पौ फटने से पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की उंगलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भरोले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। यह एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ। वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटी के रंग के पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरा कॉलर में सरों की एक पतली बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मखमल जीन की पतली पैंट, पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा, ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था। वह रह रहकर उसे सूंघ भी लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थीं। सुनहले पराग की एक बौछार सुबह ताजे फूलों पे बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा। पास की एक बेंच पर वो बुझाकर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उस माली ने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियों को नीचे की ओर फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती चली जा रही थी। पेड़ों की छांव को रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी हुई थीं। अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसाई रंग के उस फूल पर गहरे बेजनी डोरे थे।
हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ 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 ठाकुर साहब आओ। बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इस तरफ शरीफ लोगों के लिए तो छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वो इसकी मेंबर बनना चाहती थी, तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है ना? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिक ब्यूरो में है वो। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, मैं तो इकोनॉमिक्स में कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। तो उनकी लड़की को सदस्य बनाने आए हो? कुछ अजब स्वर से ठाकुर जी ने कहा। छी! कपूर ने हंसते हुए कहा, कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ, उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में ही दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थियां होते थे। कब तक वे यूनिवर्सिटी तक को सुशोभित करते रहेंगे, जिसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे, घर में तालुकेदार थे, हंसमुख फबतिया कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ और निगाह के सच्चे व्यक्ति हुआ करते थे। बोले, एक तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते भी नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था, समझ लो। इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक हम चलो घूम आते हैं चल के। फिर लाइब्रेरी तब तक खुल भी जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा, एक सज्जन किनारे पर बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलोसोफर? देखो तो ठाकुर। नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उनकी गर्दन पर गुदगुदी की। बिसरिया चौंक उठे, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे से बोला कि यार, शकल की क्या चीज है, छोड़ो छोड़ो इसे। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो है नहीं, इसलिए समझ भी नहीं पाते क्या सोच रहे होगे तुम। बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानियों के बिकते हैं। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा है और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार, कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। और कविता एक तरह की सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उज्जलत, कुछ परेशानी, कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो प्रायणवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार में उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं। और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वक्त एमए में बैठे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया, फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करने लगे? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो बैठो। ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा लिया। देखो कपूर, का मतलब तुम समझे नहीं।
उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, उससे बार बार तारीफ किया करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं अवश्य आपको भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं को इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर ही दे दिया उनको। वाह, कपूर बोला, मान गए आप तो। हम तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की, जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो वॉर फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस या कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं, बड़ा यश है इनका। मिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर कहा, मगर फिर एक गर्व के भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बितरिया बोला। ठाकुर साहब बितरिया को पिछले से 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बितरिया किस समय और कैसे कविताएं सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग करें, कुछ खाना पीना करें, तब कविता ये सुनाते हैं। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम को विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाजत दीजिए, अब मैं चलूं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी की पोर्टिको पे कार रुकी थी। उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी थी, साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती है ना? हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बाकी तुम पढ़ लिया करना। नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं मेंबर बन जाती? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर, पगली कहीं की। चंदर ने उसको कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर, कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेपती मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली जाती। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। ओह, ये देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए ये निबंध लिखा है। उन्होंने शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए, ये भी बोला है। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठ कर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अलहर बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में दे देती है और बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा रही है, टाइपिस्ट भी है। इसके घर में तुम्हारे इसके घर मैं तुम्हें पहुंचाई देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है, उसी के यहाँ टाइप करा लेना या खत उसे दे देना, वो समझ जाएगी। लेकिन अभी मैंने चाय भी नहीं पी है। समझ गए। अब तुम सोच रहे होगे इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। तो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पियाऊं, पापा का काम है। और यहाँ चले आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया, किताबें उठाकर लेने देखने लगा। अरे, चारों कविता की किताबें उठा लाई।
समझ में आएंगी तुम्हारे, क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली। तुम कहो तुम्हें समझा दूं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंद्र बोला, इधर कहाँ लिए चले जा रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर बोला। चाय नहीं पियोगे? वाह वाह वाह, सुधा की हंसी में दुधिया बचपन झलक उठा। मुंह तो सूख कर वो भी हो रहा है। चाय नहीं पियेंगे। बंगला आया तो सुधा ने महारिजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याला निकालने के लिए चली जाती है। वैसे तो यह घर या परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था, पढ़ने के लिए यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था, कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर हुआ करते थे। उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाया करते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया। चंदर शर्मिला लड़का था, बेहद शर्मिला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तो स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वेतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया था। उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा से उसकी हिम्मत बढ़ाई और उससे अपने लड़के से भी ज्यादा बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उसे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे कैसे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठी। यह उसे खुद नहीं मालूम हुआ। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, कुछ सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी को उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्रकिरणी सी सुधा जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं कक्षा में पढ़ा करती थी तो अपने बुआ के पास रहा करती थी। तब से लेकर आज तक कैसे वह चंदर की अपनी होती गई पता न चला। इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी, वह अपनी कॉपी फाड़ डालती थी। और जब डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे जब तक वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में उसकी माँ चल बसी थी। 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहा करती थी। अब 13 वर्ष के होने पर गांव वालों ने उसकी शादी कर देने पर जोर दिया और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना, मुंह मटकाना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तब आधी जंगली थी। तरकारी घी कम होने पर वह महाराज इनको चौका उठा कर देती थी। रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत से काट खाया था। चंदर से वह जरूर बेहद डरती थी, पर ना जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से में के मारे उसे न साथ खिलाते न उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर से अल्लड़ पुरवाई विद्रोही धोखे की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंखों के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों चंदर के इशारों पर यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, उसे यह खुद भी नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया को वाकिफ नहीं हो पाया। कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी है। और मजा तो यह था कि चंदर की शकल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारी लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गई थी।
वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतना शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंदर को खिजाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबेला भी रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब को लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायतें भी क्या क्या करती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा रखा था, या चंदर ने उसकी डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते कि चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती। चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी, किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा के माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी थोड़ी इंजीनियरिंग भी कर लेती थी। मातृत्व के अंश भी उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाता रहता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन था। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, सब बड़े निस्वार्थ भाव के से वो चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी करते थे, ना खाने, कम खाने, या जितना दुलार से वो फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते, वो सब स्नेह पूर्वक चंद्र को दे डालती थी। चंद्र के बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंद्र अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती कि चंद्र बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया था। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने कि पियो इसे पियो। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि ये लड़कियों के लिए होती है, तब कहीं जाकर उसके जान में जान आई। इसलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे सिर्फ दूध ही पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल, मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, ना खाने पर सुधा का गुस्सा, उसके बाद की लंबी चौड़ी मुनहार, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूरन होना पीना ही पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला, उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी, उसके बाद प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाट से पीने लगे, और बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा, उसे चारों तरफ से घुमाकर देखता रहा, किस तरफ से उसे चाय पिया जाए, क्योंकि कप में चाय का कोई भी अंश नहीं दिखाई पड़ रहा था। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर ही नजर आ रहा था, उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो तो? और क्या खाली चाय पी दिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो आप, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं कि रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद है, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता?
मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर ही देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी जितनी जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह पिचकाते हुए चंदन ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्त की बुराई करते हो? तब तब क्या, वे तो सब हैं वहीं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता पहले पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में जो ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदन ने झट से उसके प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर खिसका दिया। शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फाके उसकी ओर बढ़ाते हुए जो ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है। चंदन ने ठाठ से चाय घुटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, एक टाइप कराना है, अब मुझे देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है? आपको हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए, बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी क्या? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए भी जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी हाँ, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हाँ, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे। इसी मुंह से जनाब उसकी शादी भी तय हो गई है। अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है तो ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदन ने झेप कर निगाह नीची कर ली और सुधा के पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास क्यों हो रहे हो? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह कर लो, बातचीत कर लो। तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसिया कर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ फैलाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं। काहे बिगड़ रहे हो आप? वो और चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो निबंध की पंडुलिपियां। इसके बाद चंदर की और बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे। तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमारे लिए। नहीं, ये सब झूठी बात है। हम कल सुबह आएंगे। अच्छी तो सुबह जल्दी आना। और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई। फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, ये लो लिफाफा, तो तुम यही भूले जा रहे हो। पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला। और फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार फिर क्यों नहीं? एक बार में क्यों नहीं कहती हो? बार बार मुझे पुकार रही हो। चंदर ने झल्ला कर कहा, अरे बड़े गंभीर बात है। देखो, वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंखें फुलाकर बुलडॉग की भंगिमा बनाई। चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा, ऐसा था चंदर। तो गुनाहों के देवता के प्रथम भाग में आज हम बस इतना ही। आगे के भाग हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।